नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम 9 अगस्त का ऑल शिफ्ट मतलब 9 अगस्त का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑल शिफ्ट का जीके और जीएस का क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और जिसका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है 9 अगस्त का जो आया था क्वेश्चन हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना क्लास को। तो आप लोग के लिए एक नोटिस है, आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को फ्री पीडीएफ और वहाँ पे क्लास की लिंक मिल जाएगा, और डेली करंट अफेयर वहाँ पे आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिंक है, यहाँ स्कैनर है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ओके, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र में लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जो है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर किसी संसद सदस्य को आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 60 डे। अगर वह अनुपस्थित रहा तो उसे आयोग से निकाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। तो वित्त मंत्रालय का जो है उसको मिलियाती खान को भार दिया गया था। ओके, और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा आप लोग से डिस्कस करते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। हाँ, ये तो सत्य है। और यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्र पर लक्षित था, ये भी सत्य है। यह कृषि अनुधिकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, ये भी सत्य है। और यहाँ बी नंबर ऑप्शन इसे वर्षा आधारित क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। तो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन था 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है। विदेशी निवेश की इकट्ठी सीमा में वृद्धि, या फिर कुछ उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को हटाना, या कुछ उद्योगों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को हटाना, या फिर ट्रैफिक में वृद्धि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग को पता होगा अभी अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जो वह इंडिया पे भी 50% का ट्रैफिक लगा दिया है। ओके, ये आप लोग का करंट अफेयर का क्वेश्चन होगी, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर भागों में रेलवे के अपर्याप्त विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायित्व है? तो इसका पहला ऑप्शन जाएगा अत्यधिक विच्छेदित स्थाकृति, या फिर घने जंगल, भारी वर्षा और बार बार बाढ़। ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं आप लोग को पता होगा, ये हम लोग का इंडिया का मैप है। ओके, यहाँ से जो छोटा बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य स्टार्ट होता है। थोड़ा सा मैप में बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से जो हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य इधर है, ठीक है। तो यहाँ का क्षेत्र में यहाँ पूछा गया है कि विकास का, रेलवे का विकास जो है वो क्यों मतलब उतना अधिक नहीं हो पाता है, क्या कारण से नहीं हो पाता है? तो यहाँ पे अत्यधिक जंगल होते हैं, घने जंगल यहाँ पे। ओके, यहाँ भारी वर्षा और बाढ़ भी आता है, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी और फिर यहाँ से गंगा नदी आती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत जल्दी बाढ़ भी आता है, घने जंगल भी है। और यहाँ का जो स्थलाकृति मतलब यहाँ का जो रोड है, यहाँ पे सड़कें जो पटरी बिछा गया वो बहुत ही समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़, इसलिए वहाँ पे अत्यधिक पटरी का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ पे रेलवे अपर्याप्त विकास होता है। इस तो 7 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर आएगा ऑल, डी नंबर आंसर। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावना मौसम रहता है? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो इंडिया का मैप है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे होता है? लेह में होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन को छोड़िए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा लेह में होता है, तो यहाँ पे आंसर भी हम लोग का लेह हो जाएगा। ओके, वहीं पे ठंडा भी होता है और गर्मियों में मस्त सुहावना मौसम होता है। आप लोग को मौका मिलेगा तो आप लोग भी जाइएगा वहाँ पे, पहले भी पढ़ाई कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग हम डैश है, ठीक है। डैश को सतह जल नहीं माना जाता है, किसको सतही जल नहीं माना जाता है? तो हम लोग की जल भृत जो है, जल भृत को सतह का जल नहीं माना जाता है। ओके, यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान की दी गई विशेषताओं को पढ़ें और भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे रेगिस्तान के बारे में कुछ विशेषता दी गई है और हम लोग का पूछा कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला, हाँ, प्रति 106 और 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है गलत है। देख सकते आगे भी, इसमें रेत की टीलें होती हैं। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ओके, यह इसे मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है और हम लोग का पूछा गया यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, तो हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी लंबवत तब पड़ती है तो दिन और रात की लंबाई कितनी होती है? जब हमारा यह सन है, सन की जो भूमध्य रेखा की सीधी लंबवत कब तब पड़ती है तो दिन और रात की लंबाई जो है कितनी होती है? तो दिन रात से लंबा होता है? नहीं। रात दिन से लंबा होती है? ये भी नहीं। दिन और रात बराबर होती है? ये भी सही हो जाएगा और उपरोक्त में से कोई नहीं। हम लोग का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
और आप लोग को मैं यहाँ पे डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आप लोग का जो यहाँ पे अभी 9 अगस्त का जो पेपर आया है रक्षाबंधन के दिन में, उसी को यहाँ पे बस डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा प्रज्ञा और मसौदा किसने किया था? तो हम लोग का राइट आंसर का महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, गम युग का शब्द संगम निम्नलिखित में से किससे निकटता से जुड़ा है? तो सभा के जो है वो गम शब्द के से जुड़ा हुआ है। कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को बहकोशिकीय द्रव से अलग करता है? यह हमारा साइंस का क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग का राइट आंसर का प्लाज्मा झिल्ली जो है वह पतला लचीला अवरोध कोशिका को वातावरण को करता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन स्वादहीन और विषैला नहीं है? और 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और थोड़ी मात्रा में एथेन से बना है। तो हम लोग के यहाँ पे 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, CNG। ओके, इसमें 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन से प्राप्त होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के पास स्थित है? सबसे पहले आप लोग यहाँ बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा वो कहाँ पे स्थित है? आप लोग को पता होगा इंडिया में है, लेकिन इंडिया में किस राज्य में स्थित है? एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सा स्टेट में इंडिया का है। ओके, ये आप लोग का रहा होमवर्क। हम लोग का पूछा क्या किस बांध पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो आप लोग को पता होगा गुजरात में जो बहता है सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। और किसकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बना हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? कौन सा गैस जो वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो आप लोग को सबको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है उसे हम वायुमंडलीय प्रदूषक मानते हैं। ओके, साइंस का क्वेश्चन भी आता है। अभी जो पिछले बार एग्जाम हुआ था RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल का, RRB NTPC जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें भी साइंस का क्वेश्चन आया था। 3 से 4 क्वेश्चन आया था। ओके, इसलिए आप लोग साइंस का भी ध्यान रखिएगा। मैं आप लोग को 1-2 दिन में साइंस का संपूर्ण मतलब जितना भी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है साइंस का, उसका एक सेपरेट सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें आप लोग को डिस्कस करा दूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे ऑल टॉपिक इसमें इंक्लूड है, सब GK GS करंट अफेयर सब कुछ। अठारह नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह कर्क रेखा को पार करती है? सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है वह इंडिया में किस किस राज्य से गुजरता है। यहाँ पे सैंपल में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि पहला हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे गुजरात, ओके, गुजरात के बाद क्या आता है राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश MP, उसके बाद हम लोग का छत्तीसगढ़ CG, ओके, उसके बाद हम लोग का झारखंड,
झारखंड, उसके बाद हम लोग का पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग का त्रिपुरा और लास्ट मिजोरम। इन सभी राज्यों से हमारा कर्क रेखा गुजरता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे राज्य नहीं पूछा है, बस आप लोग के जानकारी के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ कि इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ओके, क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप लोग को पता है यमुना नदी जो है वह 2 बार काटती है कर्क रेखा को। क्या नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। आप लोग तो हैरी पॉटर वेब सीरीज देखे होंगे, उसका जो यहाँ पे पूछा लेखक कौन है, राइटर। तो राइटर में हो जाएगा जे के राउलिंग। यहाँ पे जे के राउलिंग जी जो है वह हैरी पॉटर का राइटर है, हैरी पॉटर के राइटर है। ओके, हम लोग का 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, तो कंप्यूटर और प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं, सीपीयू को। ओके, यहाँ पे जो पिछले भी हुआ था एनटीपीसी एग्जाम, उसमें भी कंप्यूटर का देखा गया था, कंप्यूटर क्वेश्चन, क्योंकि इस पर साइंस नहीं देखा जाए तो स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके से बहुत कम 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर से देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन लगभग में हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं कंप्यूटर का जो यहाँ पे 20 या फिर 100 क्वेश्चन जो है वो एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ऑल शिफ्ट का और सबका मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग को बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।